नमस्कार दोस्तों, मैं क्रांति बात कर रही हूँ। आज हम फायर सेफ्टी की दुनिया में झांकने वाले हैं। जब बात आती है फायर एक्सटिंग्विशन प्रोडक्ट की, तो हमें सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद कंपनी का जो है चयन करना चाहिए। मैंने बहुत सारी कंपनी का रिसर्च किया जो फायर एक्सटिंग्विशन सर्विसेज के बारे में बेहतर तरीके से सर्विसेज दे पाए और जानकारी दे पाए। उसमें मुंबई में सांता क्रूज में एक राइट नाउ कंपनी अवेलेबल है जिसका नाम है एसबी फायर सर्विसेज। एसबी फायर सर्विसेज ये कंपनी सांता क्रूज में राइट नाउ अवेलेबल है और वो बेहतरीन सेवाओं के लिए जानी जाती है। तो अभी मैंने खुद से डिसाइड किया कि इस कंपनी के बारे में प्रॉपर तरीके से जानकारी लेते हैं। तो चलो आज हम इस कंपनी के बारे में प्रॉपर जानकारी लेते हैं। चलो अभी हम एसबी फायर सर्विसेज के सांता क्रूज के हेड ऑफिस में पहुंचे हुए हैं। अभी हम अंदर जाके जानकारी लेंगे कि इनके डायरेक्टर कौन है और किस तरीके से कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। चलो अंदर चलते हैं। हेलो मैम, श्वेता मैम राइट? यस बोलिए। मैं क्रांति हूँ। एक्चुअली मैंने आपको एक बार कॉल भी किया था। ओके मैं आपकी कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आई थी। एक्चुअली मैं कोल्हापुर से बिलोंग करती हूँ राइट। ओके आइए बैठिए यहाँ वैसे। वैसे मैं आपकी कंपनी के बारे में सर्च करते करते आई थी अभी राइट ना मुंबई में। तो आपके कंपनी के बारे में और आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा जाना है। तो आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में ज़रा मुझे जानकारी दीजिए प्रॉपर। ओके क्रांति, एक्चुअली हमारा कंपनी का तो आपने गूगल में सर्च किया ही है। कंपनी का नाम अपना एसबी फायर सर्विसेज है जो कि सांता क्रूज में बिलोंग करती हो। एट प्रेजेंट आप ये जगह पे अवेलेबल हो। ये जो हमारी प्लेस है ये हमारा हेड ऑफिस है। इसके अलावा हमारा दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हमारा ये जो बेस प्रोडक्ट है फायर एक्सटिंग्विशर, इसका खुद का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मेन हेड हमारा यूनिट है वो ओखला फेज 2 में है। इसके अलावा जो है हमारा ब्रांच ऑफिसेस है। ब्रांच ऑफिसेस हमारा हैदराबाद, कोल्हापुर, औरंगाबाद, नागपुर, चेन्नई, ऑल ओवर इंडिया में हर जगह पे ऑपरेशनल पर्पस में हमारा ब्रांच ऑफिसेस अवेलेबल है। ठीक है, ओके। तो उसको कैसे हैंडल कर पाते हो आप? हमारा जो प्रोडक्ट फायर एक्सटिंग्विशर है ना, उसका हम लोग जो है मुंबई में जो है रिटेलिंग सेक्टर में हमारा काम चलता है। बेसिकली हमारा जो कस्टमर बेस है, हमारा जो शुरुआत हुआ था वो रिटेल सेक्टर में हुआ था, जो कि प्राइवेट कस्टमर के साथ हम डीलिंग करते थे। धीरे धीरे करके हमारा जो ग्रोथ हुआ उसमें हम लोगों ने बैंकिंग सेक्टर में जो है अपना पाया मजबूत किया। तो बैंकिंग सेक्टर में एट प्रेजेंट में हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंकिंग सेक्टर में हमारा रनिंग चल रहा है। उसके साथ साथ हम लोग कॉर्पोरेट कस्टमर का डीलिंग करते हैं। साथ में हाउसिंग सोसाइटीज में भी जो है हमारा ये फायर एक्सटिंग्विशर सप्लाई होता है। और उसके साथ साथ जो पैन इंडिया मैंने आपको बोला ऑपरेशनल पर्पस में यूनिट है, तो पैन इंडिया हमारे जो है फील्ड एग्जीक्यूटिव जो है हमने अपॉइंट किए हुए हैं। तो वो वहाँ पे कंप्लीट मार्केट में जो है विजिट करके सर्वे करके ऑर्डर बुकिंग करते हैं और यहाँ से हम वो मटेरियल जो है बोथ मुंबई और दिल्ली जहाँ से सुटेबल हो जाता है वहाँ से हम ये प्रोडक्ट को उनके पास डिलीवर करते हैं और पैन इंडिया में हमारा ये प्रोडक्ट जो है इंट्रोड्यूस होता है। ओके ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग हाइड्रेंट का भी इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे हाइड्रेंट में बेसिकली कैसे रहता है कि न्यू इंस्टॉलेशन रहता है, साथ में जो एएमसी मेंटेनेंस का लेते हैं। तो ये जो मैंने आपको हाउसिंग सोसाइटीज बोला, तो हाउसिंग सोसाइटीज में जो मुंबई, ठाणे, रायगढ़ सिटी में हाउसिंग सोसाइटीज में जो है हमारा ये हाइड्रेंट का प्रोजेक्ट चलता है। हम न्यू हाइड्रेंट का प्रोजेक्ट भी लेते हैं, साथ ही साथ हम लोग उसका एएमसी मेंटेनेंस का जो काम रहता है वो मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट भी हम हैंडल करते हैं। इस तरीके का हमारा वर्किंग स्ट्रक्चर चलता है जो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है। जैसे कि उसके बाद मेरा ये क्वेश्चन है एक्चुअली कि आपका मुंबई में कैसा क्या वर्किंग स्ट्रक्चर्स है राइट नाउ एंड आउट ऑफ स्टेशन के लिए कैसा वर्किंग स्ट्रक्चर आपने बनाया प्रॉपर तरीके से? क्रांति, आपने जैसे कि मुझे अभी क्वेश्चन किया कि मुंबई का आपका वर्किंग स्ट्रक्चर कैसे है और आउट ऑफ स्टेशन का आपका वर्किंग स्ट्रक्चर कैसे है। तो मुंबई में मेरे पास जो स्टाफ है, मुंबई में कैसे है हमारा व्हीकल चलता है। तो जो व्हीकल रनिंग होता है ना, ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरा 10 to 15 व्हीकल है। तो डेली बेसिस में मेरा 10 व्हीकल चलता है। उसको सर्विसिंग मेंटेनेंस करने के लिए यहाँ पे मेरे 10 वर्कर्स रहते हैं जो कि यहाँ मेंटेनेंस का काम करते हैं। और ऑफिस में जो है एक 5 to 6 मेंबर्स है जो कि ये कंप्लीट एक्टिविटी
एक्टिविटी को जो है ऑब्जर्व करते हैं। तो मॉर्निंग में हमारा कैसे यहाँ से गाड़ी लोड होता है, मॉर्निंग को 8 बजे गाड़ी लोड होता है, शाम को 8 बजे आता है। तो जितना यहाँ का हम ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं वो सारा व्हीकल के थ्रू में हमारा फुलफिल हो जाता है। तो इस तरीके का हमारा मुंबई स्ट्रक्चर चलता है। और मुंबई में ये बिजनेस हमारा कहाँ से आता है, जैसे कि आपने इसके पहले का मैंने आपको बोला था कि हम हाउसिंग सोसाइटीज़, रिटेल कस्टमर, कॉरपोरेट कस्टमर को डीलिंग करते हैं। तो यहाँ मुंबई में हमारा फील्ड एग्जीक्यूटिव रहते हैं। तो फील्ड एग्जीक्यूटिव जो विजिट करते हैं उसमें से हमें ऑर्डर्स आता है, इंक्वायरीज आता है। तो उसमें हाउसिंग सोसाइटीज़ का जो हमारा इंक्वायरीज आता है ना, हाउसिंग सोसाइटीज़ में बेसिकली कैसे फायर एक्सटिंग्विशर, हाइड्रेंट सिस्टम, अलार्म सिस्टम, ये सब का रिक्वायरमेंट रहता है। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर का रिक्वायरमेंट रहता है वो हमारा व्हीकल के थ्रू में फुलफिल हो जाता है। लेकिन जो हाइड्रेंट का इंक्वायरीज रहता है तो उसके लिए हमारे टेक्निकल पर्सन्स रहते हैं। तो हाइड्रेंट का जो बेसिक इंक्वायरी रहता है हमारा फील्ड स्टाफ उनसे कम्युनिकेट करके हमारे पास पास ऑन करते हैं। तो हमारे जो टेक्निकल पर्सन रहते हैं वो वहाँ पे फील्ड पे विजिट करते हैं, सोसाइटी का विजिट करके हम उनका एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, उनके पास फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसका एक्सपायरी क्या है, अगर नहीं है तो कितना उनको रिक्वायरमेंट है, हाइड्रेंट सिस्टम उनके पास है तो उसका मेंटेनेंस हुआ है कि नहीं, और अगर नहीं है तो उनका कितना रिक्वायरमेंट है, ये कंप्लीट हम उसका सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद उनको एक BOQ, एक कोटेशन उनको सबमिट किया जाता है। वो कोटेशन सोसाइटी के मैनेजर के साथ डिस्कस होता है। सोसाइटी के मैनेजर के साथ समझो कि हमारा कोटेशन फुलफिल हो जाता है, रेट अगर हमारे दोनों के साथ इक्वल हो जाते हैं, रेट अगर हमारा उनको क्लियर हो जाता है तो उसके बाद हमें वो वर्क ऑर्डर देते हैं। तो वर्क ऑर्डर के अकॉर्डिंग में जो है हम उनको सप्लाई करते हैं। तो इस तरीके का हमारा मुंबई में वर्किंग स्ट्रक्चर चलता है। और बाकी व्हीकल के थ्रू में जो ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है वो छोटा हमारा कस्टमर रहता है, जैसे टी स्टॉल हो गया, वड़ा पाव सेंटर हो गया, चाइनीज कॉर्नर हो गया, इलेक्ट्रिक का शॉप हो गया, स्कूल, कॉलेजेस, ये सब में हम फायर एक्सटिंग्विशर का सर्विसिंग, मेंटेनेंस, साथ में न्यू सप्लाई करते हैं। तो वो सारे का हमारा ये व्हीकल के थ्रू में एग्जीक्यूट होता है। सेम चीज जब आउट ऑफ स्टेशन का हम बात करने जाते हैं तो आउट ऑफ स्टेशन में कैसे हमारे जो फील्ड पर्सन रहते हैं इसी कंसेप्ट को वो फॉलो करते हैं। हम उनको एक एरिया दिया जाता है, वो एरिया में वो विजिट करते हैं। तो विजिट के थ्रू में उनका जो भी इंक्वायरीज आता है, जो फायर एक्सटिंग्विशर का इंक्वायरी आता है वो इंक्वायरीज यहाँ पे ऑर्डर उसका कन्वर्ट होता है, ऑर्डर बुकिंग होता है। फिर यहाँ से वो सामान हमारे वहाँ पे जो ऑपरेशनल यूनिट है, जितने भी फील्ड स्टाफ हमारे वर्किंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हैदराबाद आप लेंगे, हैदराबाद में अगर हमारा फील्ड टेक्नीशियन है तो हैदराबाद में एक हमारा ऑफिस रहता है जिसमें कि हम पूरा न्यू का स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं। तो जो मार्केटिंग पर्सन वो ऑर्डर बुकिंग करता है वो वहां से वो सामान को कलेक्ट करता है, वो सिलेंडर को कलेक्ट करके उसको डिलीवरी करता है। आउट ऑफ स्टेशन में हम सर्विसिंग मेंटेनेंस का काम नहीं करते। आउट ऑफ स्टेशन में हम उनको एक बायबैक ऑफर के थ्रू में जो है डायरेक्टली न्यू सिलेंडर सप्लाई करते हैं। इस तरीके का हमारा आउट ऑफ स्टेशन में वर्क चलता है। अभी हमारा एक न्यू प्रोजेक्ट हम लोगों ने लॉन्च किया है जिसके बारे में हम आगे आपको क्लियर कर देंगे। तो उसमें कैसे है, हमारा होलसेल में हम जो है ब्रांड सेलिंग के लिए, क्योंकि हमारा फायर एक्सटिंग्विशर बेस्ट प्रोडक्ट है तो फायर एक्सटिंग्विशर में हमारा खुद का ब्रांड है, जैसे कि SB हमारा खुद का ब्रांड है, उसके अलावा हमारा एक द फायर एक्स ब्रांड है। तो वो ब्रांड का हम लोग सेलिंग करने के लिए जो है पैन इंडिया हमारा कस्टमर बेस को बना रहे। तो उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में क्लियर कर दूंगी। बट फिर भी आपकी कंपनी के डायरेक्टर से मैं एक बार मिलना चाहती हूँ और उनसे भी मेरे कुछ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ऑब्वियसली अभी आपसे इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं तो क्या आप मुझे एक बार उनसे मिलवा सकते हो? बिल्कुल, मैं सर के कैबिन में आपको लेके जाके एक बार बात करवा देती हूँ। ओके, ठीक है। सर, ये क्रांति है, कोल्हापुर से आई है। उसने हमारी कंपनी के बारे में सर्च किया था ऑनलाइन पे, तो उसने कंपनी के बारे में और जानकारी के लिए यहाँ ऑफिस में आई थी। तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने क्लियर की थी, तो कुछ उसको आपसे भी बात करनी थी, तो मैं आपके पास लेके आई। ये हमारे सर है, मिस्टर B के पास। हेलो, सर, जैसे कि अभी श्वेता मैम ने आपको बताया कि मैं बेसिकली कोल्हापुर जिले से बिलोंग करती हूँ, महाराष्ट्र से ही हूँ और मुंबई में काफ़ी अच्छे से आना जाना है हमारा। तो मैंने आपकी कंपनी के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ली, जानकारी ली और काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे अभी आपके स्टाफ के थ्रू भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिली है। तो मैं एक इरादा के साथ यहाँ पे आई थी कि मैं आपकी कंपनी का जो है डीलरशिप लेके कोल्हापुर में उसको इस्टेब्लिश करूँ, आपके ब्रांड को। तो मुझे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशंस मिली। तो जैसे कि मैं अभी ये कहना चाहती हूँ आपको कि आप जैसे कि कंपनी के डायरेक्टर हो अभी,
सर तो आप मुझे थोड़ा आपके सुपरवाइजर के अंडर गाइड कीजिए कि आपका जो ब्रांड है एसबी फायर सर्विसेज उसको मैं कोल्हापुर में कैसे एस्टेब्लिश कर सकती हूँ। सबसे पहला आप एक बिजनेस करने के लिए एक उम्मीद के साथ में आप आई हो, तो बिजनेस करने के लिए कई सारी चीज़ें का जाना जरूरत पड़ती है, कि फंडामेंटल चीज़ें का जरूरत पड़ती है। फंडामेंटल बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जरूरत पड़ती है जो कि मैंडेटरी होती है। उसमें कई सारी मैंडेटरी के अंदर एक और मैंडेटरी है, उसका नाम है इन्वेस्टमेंट। एक इंसान के पास में जो बिजनेस करने के लिए कई सारी जो ना चीज़ें जरूरत पड़ती है। उसमें सबसे पहला पढ़ाई लिखाई आपका होनी चाहिए, आपका नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरा अगर बात करने के लिए जाएंगे तो उसके लिए जो ना आपका काम करने के लिए इच्छा शक्ति का एक होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस करने के लिए कि इच्छा शक्ति जरूरत है। नौकरी करना बिजनेस करना दोनों में अंतर है। ये दोनों चीज़ें के अलावा आपके लिए एक और चीज़ का जरूरत पड़ेगी, वो है इन्वेस्टमेंट। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपका प्रपोजल इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या करना चाहोगे आप। जैसे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे उसी तरीके से मैं आपको एक लेआउट प्लान दे सकता हूँ। वैसे श्वेता को मैं बोल दूंगा, वैसे वही में लेआउट प्लान बनवा देंगे हम। लेआउट प्लान बनवा के आप अपना बिजनेस को कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बोलूँगा, इन्वेस्टमेंट आपका अगर समझो कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर 2 लाख रुपया, एक एग्जांपल कह रहा हूँ, मिनिमम 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, तो हम आपको जो ना हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो खुद का ब्रांड है, जैसे एसबी है, फायरेक्स, ऐसे हमारे पास मल्टीपल ब्रांड्स होती है, खुद की ब्रांड्स है। क्योंकि हम आईएसआई का जो ना हमारा खुद का आईएसआई है, खुद का आईएसआई की वजह से एक सीएमएल नंबर है, सीएमएल नंबर के आधार के ऊपर हम कई सारे ब्रांड को जो ना अलॉटमेंट कर सकते हैं, जो कि बीआईएस का जो ना परमिशन लेकर हम कई सारे ब्रांड को प्रमोटिंग कर सकते हैं। सो उससे आधार के ऊपर जो ना हमारे पास में जो दो तीन ब्रांड है फिलहाल, उसमें से कोई ना कोई ब्रांड में हम आपको सामान होलसेल बेसिस में दे देंगे, जो कि आप अपना सिटी में जो ना मार्केटिंग कर सकते हो उसको। वो 2 लाख रुपए का प्लान होती है, यानी कि 2 लाख रुपये तक का आप इन्वेस्टमेंट करोगे, हम आपको 2 लाख रुपए का सामान जो ना भिजवा देंगे आपका सिटी में। ट्रांसपोर्टेशन हल्की आपका रहेगी, खाली हम मटेरियल का कॉस्ट बोल रहे हैं। उसके अलावा एक और चीज़ जैसे कि जो कि आपका खुद का ब्रांड में आप ले सकते हो, यानी कि आपका अगर समझो कि आपका नाम क्रांति है, आप बोलोगे मेरे को क्रांति बोल के एक ब्रांड बनवा के दो, तो उसके लिए हम आपको पूरा गाइडलाइंस देंगे कि आपको एक इनकॉर्पोरेशन करके एक कंपनी, आपका तो कंपनी है ही है, इनकॉर्पोरेशन रही होगी स्वाभाविक तरीके से। और अगर ट्रेडमार्क आपके पास में नहीं है तो हम ट्रेडमार्क के लिए आपको जो ना पूरी जो ना सहायता कर लेंगे, आपका ट्रेडमार्क बनवा देंगे। वही ट्रेडमार्क के क्रांति बोल के ट्रेडमार्क रहेगा, क्रांति बोल के जो ट्रेडमार्क है उसी के आधार के ऊपर जो ना हम लोग का जो ना सामान जो ना मैन्युफैक्चरिंग करके हम ब्रांडिंग करके आपको दे देंगे। ठीक है, ये रहा आपका ब्रांडिंग के बारे में। और ये ब्रांडिंग करने के लिए कम से कम आपको 4 से 5 लाख रुपया तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वो इसके लिए क्योंकि हमें आपका जो ना क्रांति का जो ब्रांड है, क्रांति का ब्रांड के ट्रेडमार्क होने के बाद जो ना आपका स्टिकर बनवाएंगे, एक लमसम में काफ़ी सारी स्टिकर बनाना पड़ेगा। सारे क्वांटिटी के लिए जो ना हम लोग को स्टिकर अलग अलग से बनवाना पड़ेगा। उसके अलावा जो ना आपका ब्रांड में हम सामान बनवा के जो ना डायरेक्टली आपके पास में भिजवा देंगे। जिसमें कि इसमें फायदा क्या होगा, हमारा ब्रांड करना और आपका ब्रांड करने में दिक्कत अंतर क्या है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे कि आप अपने खुद का ब्रांड में ले रहे हो, तो आप अपना खुद का मार्केटिंग करोगे, कल के दिन में उसमें जो कॉन्टैक्ट डिटेल ये जो भी रहेगा, या आपका ब्रांड का जब भी जरूरत पड़ेगा, लोग आपको क्रांति के नाम पे पुकारेंगे, क्रांति मेरे को जो ना क्रांति ब्रांड का सिलेंडर जो ना मेरे को दे दो। लेकिन अगर साइमल्टेनियसली सेम चीजें अगर हमारा तरफ से आपने ये बेचा हुआ है, जैसे हमारा एसबी की तरफ से बेचा हुआ है, कभी कस्टमर को जरूरत पड़ेगा, स्वाभाविक तरीके से मेरे पास में आएंगे लोग। मैं आपको ढूंढने के लिए प्रयास करूंगा कि भाई ये एक्चुअली कस्टमर कहाँ से, उससे बेहतर मैं सोचूंगा भाई सामान जो ना कस्टमर आया तो सामान भेज दो। मैं इतना जो ना R&D करने के लिए, रिसर्च करने के लिए मेरे को कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास कस्टमर आया, मैंने भेज दिया। लेकिन मेहनत आपकी है, हम नहीं चाहते कि आपका मेहनत जो ना किसी और के पास में जाए। इसके लिए हम चाहते हैं, हम प्रेफर करेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट अगर कर ही रहे हो, 2 लाख कर रहे हो तो और 2 लाख कर लो, एक 4-5 लाख रुपया तक करके आप अपना खुद का ब्रांड को एस्टेब्लिश करो, जिसमें कि आपका मार्केटिंग का खुद का स्ट्रैटेजी प्लान बन सके और आप इंश्योर होकर रहोगे कि ये मेरा खुद का ब्रांड में सामान बनी, खुद का ब्रांड में जो ना मैन्युफैक्चरिंग में कर रही हूँ, तो स्वाभाविक तरीके से मेरा जो ना आसान हो जाएगी, आपका मार्केटिंग आसान हो जाएगी, आपका फ्यूचर आसान हो जाएगा। इसके लिए हम लोग आपका खुद का ब्रांड में जो ना देने के लिए प्रीफर करेंगे।
हम चाहते हैं कि कभी भी हमारे पास में जो कस्टमर्स आते हैं, हमारे साथ में जो चलते हैं लोग, वो लोग हमेशा खुश रहे। हम तो मैन्युफैक्चरर है, हमारा काम मैन्युफैक्चरिंग करना दे देना, हमें रिटेलिंग करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके बावजूद भी आप अगर बोलोगे कि नहीं सर आपको अपना ब्रांड में दे दो, हम हमारा ब्रांड में दे देंगे, लेकिन कृपा से अगर कल के दिन में कोल्हापुर से अगर कोई इंक्वायरी आया मेरे पास में डायरेक्टली आपका ही कस्टमर का, तो हम इतना R&D नहीं करेंगे कि भाई क्रांति ने कस्टमर बनाया, क्योंकि कोल्हापुर में मेरा और भी कस्टमर्स हैं, और भी कस्टमर जो ना मेरा ब्रांड का सामान लेके जाते हैं, और भी डीलर्स हैं हमारी, उन लोग भी बचे होंगे। मैं किस किस को जाके पूछूंगा कि भाई ये चीज़ें जो ना किसकी है, ये हमारे लिए जो ना। जानकारी लेते लेते अब हम फैक्ट्री के पास पहुंच चुके हैं, और फैक्ट्री के अंदर जाने से पहले कंपनी के डायरेक्टर पात्रो सर हमारे साथ है अभी राइट नाउ, तो उनके साथ जानकारी लेते हुए हम अंदर जाके प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन की जानकारी लेंगे। चलिए आगे जाते हैं। हम अभी हमारा फैक्ट्री के पास में लेके आ चुके हैं। हम ये फैक्ट्री जो ना हमारा भिवंडी का, महाराष्ट्र का भिवंडी का पड़गांव में है, जो कि मुंबई शहर से करीब 60 किलोमीटर लंबे में जो ना हम लोग का फैक्ट्री जो ना है। ये फैक्ट्री इसके लिए कि ये रिमोट एरिया है, क्योंकि हम लोग का जो एक्सप्लोसिव सब सिलेंडर्स जो ना बनती है, तो एक्सप्लोसिव सिलेंडर बनने के लिए जो ना हम सिटी के अंदर इसको बना नहीं सकते हैं, तो सिटी का आउटस्क्रिप्ट में हम लोगों ने फैक्ट्री इसके लिए लाइसेंस मिली हुई है। उसके वजह से हम फैक्ट्री जो ना आउटस्क्रिप्ट में रखे हुए हैं। मुंबई शहर से करीब 60 किलोमीटर लंबे में ये फैक्ट्री है। हम आपको फैक्ट्री के अंदर लेके चल रहे हैं, ताकि ये फैक्ट्री के अंदर जो प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस को हम समझाने के लिए प्रयास करेंगे। आप ध्यान दे के जो ना ये सब प्रोसेस को जो ना समझ लीजिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि फायर एक्सटेंसर बनती कैसे है, फायर एक्सटेंसर का प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से हम इसको जो ना कॉम्पिटिशन प्रोसेस करते हैं, इसके बारे में हम आपको पूरा जानकारी देंगे। प्लीज आइए। कंप्लीट प्लेट, ये कंप्लीट प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, सर्किल कटिंग करते हैं। ये सर्किल कटिंग, ये पहला प्रोसेस होती है। प्लेट में से सर्किल कटिंग होती है, और ये सर्किल कटिंग इसी तरीके से होती है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये कटिंग हुआ है, तो कटिंग हुआ प्लेट से, इसमें से सर्किल कटिंग हुआ और प्लेट बन गया। और ये सर्किल कटिंग जो है ना हम लोग प्रेस मशीन के अंदर लेके जाएंगे, और प्रेस मशीन के थ्रू में जो है ना हम इसको सिलेंडर बनाने के लिए प्रोसेसिंग शुरू करेंगे। ये ऐसा का लोगो जो है ना, ये लोगो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। इसमें जो है ना एक टाई रहती है, इसके अंदर की टाई बनी हुई है, वो टाई जो ना ऐसा का टाई बनी हुई है। जैसे ही हम लोग इसके अंदर जो इनपुट देंगे, जैसे नॉर्मल जो ना हमारा इनपुट दे रहे हैं, इनपुट जैसे देके हम जैसे इस तरह प्रेस करेंगे, वैसे ऑटोमेटिकली ऐसा का लोगो प्रेस हो जाएगा। ये देखिए प्रेस हो गया। ये लोगों को जो है इस तरह से हम हमारा खुद का ब्रांड का लोगो जो है ना, खुद अगर हमारा कोई ब्रांड हमारा एक डाई बनवाएंगे, एक ब्रांड का डाई बनाएंगे, तो उसके अंदर अगर डाई को अगर इसके अंदर सेट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो ब्रांड का जो ना वो भी लोगो उसके अंदर जो ना इनपुट होकर आ जाएगा। ये प्लेट के ऊपर ऑटोमेटिकली प्रेस हो जाएगी। ये ब्रांड लोगो जो ना इनपुट करने के लिए ये काम करती है। अब हम हमारे साथ में आप आइएगा, ताकि हम आपको प्रेस मशीन का जो ना सिस्टम पूरा समझा देंगे। ये हम लोग का फास्ट प्रोसेसिंग जो है ना प्रेस मशीन है, हाइड्रोलिक प्रेस मशीन इसको कहते हैं। ये हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के सहारे में हम सबसे पहला जो ना इसको प्रेसिंग करेंगे, और प्रेस के थ्रू में जो ना इसको मोल्ड करेंगे। मोल्ड करके जो प्लेट होती है ना, सर्किल कटिंग जो प्लेट है, सर्किल कटिंग प्लेट को जो ना मोल्ड करते हुए हम फर्स्ट फेस में जो ना इसको सिलेंडर में शेप्स देंगे। उमेश भाई आप सुन कीजिए। ऑटोमेटिकली वो प्लेट जो ना दबते हुए जाएगा। प्लेट दबते हुए आराम से एक सिलेंडर को जो ना सेट लेने की कोशिश करेंगे। यस, स्लिप प्रेस। अंदर
11 मिनट, ठीक है। ये ऑलरेडी एक सेप बन गया, ये प्लेट बन गया, ठीक है। ये एक कटोरी बन गया। ये कटोरी को जो ना सेकंड फेस में लेके जाएंगे। सेकंड फेस में लेके जाके इसको नेक्स्ट प्रोसेसिंग करेंगे। सेकंड फेस हो गया। नेक्स्ट हमारा उमेश भाई ने कितना बढ़िया तरीके से सिलेंडर शेप दे दिया। और ये सिलेंडर को हम लेके जाएंगे, इसको कटिंग मशीन में जो ना लेके जाके इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करके जो ना हम इसको एक्चुअली सिलेंडर शेप देंगे ताकि हम लोग मेक बिल्डिंग तक लेके पहुंचा सकें। जरा बटन बनाने का काम, ये हमारा अरबाज भाई है जो कि हम लोग का ये मेक वेल्डिंग मशीन है जो कि हम लोग का सिलेंडर को कंप्लीट करके वेल्डिंग करवाता है। और ये बिल्डिंग के अंदर जो ना कई सारे पार्ट होते हैं, 3 अलग अलग पार्ट होती है। सबसे पहला पार्ट होती है हम लोग का नेकरिंग। उसके अलावा जो ना ये होता है एक्चुअली बॉडी, जो जेन्युइन बॉडी होती है, जो मेन बॉडी होती है, ये मेन बॉडी है, ठीक है। ये मेन बॉडी के ऊपर ये नेकरिंग रहती है। ये नेकरिंग ऐसे बिठवा दिया जाता है और इसको जो ना ये मेक वेल्डिंग के सहारे में अभी हम लोग मेक वेल्डिंग करके दिखाएंगे। मेक वेल्डिंग के सहारे में जो ना इसको जो ना वेल्डिंग करवाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर एक कप रहती है, यहाँ हमारा कप, ये कप के सहारे में जो ना यहाँ पर ऐसे करके ये इसको मेक वेल्डिंग होगी। और ये मेक वेल्डिंग के सहारे में जो ना हम इसको कंप्लीट बॉडी बनवाएंगे। ये प्रोसेस मैं आपको जो ना दिखा रहा हूँ अभी। आप अच्छी तरह से जो ना ध्यान देकर देख लीजिए कि किस तरह से ये वेल्डिंग होती है, किस तरह से इसका मेक वेल्डिंग प्रोसेस जो ना किस तरह से कंप्लीट होती है। अरबाज भाई इसको कंप्लीट करके आप जो ना इसको प्रोसेस कीजिएगा। ये हम लोग का जो ना पाउडर कोटिंग के लिए जो ना ये भट्टी है, इसके गन के थ्रू में जो ना हम लोग पाउडर कोटिंग करेंगे। पाउडर कोटिंग करने के बाद वंस पाउडर कोटिंग ये हो जाएगा, उसके बाद ये कलर कोटिंग का जो ना भट्टी है, ये भट्टी के अंदर हम लोग डाल देंगे, जो कि अप्रोक्सीमेटली जो है ना काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर के साथ में जो ना ये जो ना ये पूरा पिघल जाएगा। पाउडर जो ना पिघलते हुए इस तरह का जो ना शेप बन जाएगा। इस तरह से कंप्लीट जो ना वो पाउडर जो ना पिघलते हुए इस तरह से कलर बन जाएगा। और कलर के साथ में जो ना हम लोग सिलेंडर जो कंप्लीट बड़ी हो जाएगी। हम आपको ये इसके बारे में अभी आपको पाउडर कोटिंग करके दिखाएंगे कि पाउडर कोटिंग कैसे होती है। ये केमिकल है, ये केमिकल के जरिए से इसको साफ करते हैं।
ताकि इसका जंग वगैरह जो भी रहेगा वो साफ हो जाएगा। वंस साफ हो जाता है उसके बाद जो है ना हम पाउडर कोटिंग के लिए लेके जाएंगे। पाउडर कोटिंग में हम लोग एक तरह से पाउडर के साथ जो है पाउडर कोटिंग करते हैं। आपको पाउडर कोटिंग का एक प्रोसेस बताता हूँ। आप देख लीजिए, ये हम केमिकल के थ्रू जो है इसको साफ कर दिए और इसको पाउडर कोटिंग के लिए लेके जा रहे हैं। वो दिखा दिया उसको ये देखिए कि हम लोग भट्टी के अंदर इसको डालने के लिए जा रहे हैं। अब भट्टी के अंदर इसको डाल के इसके बाद हम दरवाजा को बंद कर देंगे। दरवाजा बंद करके जैसे पावर ऑन करेंगे वैसे इसमें से हीट जो है जनरेशन होने का शुरू होगा और ये पाउडर जो है पिघल जाएगा। पाउडर पिघलते हुए सिलेंडर निकले, सिलेंडर का पूरा सब बनेगा और सिलेंडर प्रॉपर कलर में होकर आ जाएगा। मैं आप लोग को इसके साथ जो है दरवाजा को बंद करवाने के लिए जो ना मैं बोलता हूँ। प्लीज आप देख सकते हैं दरवाजा जो है भट्टी का दरवाजा जो है कंप्लीट बंद हो चुकी है। फिलहाल जो है इसके अंदर जो है पावर हम ऑन करेंगे। जैसे पावर ऑन करेंगे अब पावर ऑन करते ही जो है ये चालू हो जाएगी और भट्टी के अंदर जो है गर्मी जो है फैल जाएगी और उसके बाद पाउडर अपना आप पिघल जाएगी। ये जो सिलेंडर हम लोगों ने रखा हुआ था भट्टी के अंदर, ये दोनों सिलेंडर जो है हम लोग का कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं, जरा लाइट चालू कीजिए। हाँ, ये देख सकते हैं कि दोनों सिलेंडर जो है आपका जो है कंप्लीट हो चुकी है। दोनों सिलेंडर कितना बढ़िया तरीके से जो है कलर हो चुकी है और कंप्लीट होके इसको जो ना हम इसको कंप्लीट बॉडी बोल के बोलते हैं। कंप्लीट बॉडी हम लोग का काम प्रोसेस पूरा खत्म हो चुकी है। इसके जरिए से इसके अंदर जो ना हम पाउडर भरेंगे या केमिकल भरेंगे, जो भी भरेंगे, इसके साथ साथ में हम लोग का सिलेंडर का जो ना नाम भी बदल जाएगी। ये हम लोग का कंप्लीट प्रोसेस जो ना मैन्युफैक्चरिंग का जो ना खत्म हो चुकी है। ये जो मशीन है ये वाटर लीकेज टेस्टिंग है। जैसे कि हम लोग जो ना यहाँ पर जो ना ये सिलेंडर जो ना बनाते तो है, लेकिन बनाने के बाद हम लोग चेकिंग करना पड़ता है कहीं लीकेज तो नहीं है, कहीं बिल्डिंग में तो कहीं डिफेक्ट नहीं है। तो उसको समझने के लिए हम इसको वाटर लीकेज टेस्टिंग जो ना मशीन रखे हुए, ये वाटर लीकेज टेस्टिंग के सहारे में जो ना हम लोग को मालूम पड़ती है कि सिलेंडर जो ना प्रॉपरली वेल्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है। इसकी जो है इसकी जरिए से समझ में आ जाती है। उसके हिसाब में हम लोग जो ना इसको लीकेज टेस्टिंग करते हैं। एक साथ में जो ना 4 सिलेंडर जो ना लीकेज टेस्टिंग होकर निकल जाते हैं यहाँ से। ये हम लोग का लेबोरेटरी है। ये लेबोरेटरी के थ्रू में हम लोग का कई सारे सैंपल्स सिलेंडर्स होती है, वो सब चेकिंग होती है। जैसे कि आप देखने के लिए जाएंगे तो ये रेफ्रिजरेटर है। ये रेफ्रिजरेटर का काम क्या होती है, इसमें डीप फ्रीजर होती है, इसको डीप फ्रीजर कहते हैं। ये डीप फ्रीजर के अंदर हम -डिग्री में जो है रखने की कोशिश करते हैं सिलेंडर को प्रेशर करके, ताकि हमें समझ में आए कि सिलेंडर जो है ना -डिग्री में रहने के बाद सिलेंडर जो है ना सस्टेनेबिलिटी हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका प्रेशर प्रेसिस्टिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, और ये संभाल पा रहा है नहीं संभाल पा रहा है, वो देखने के लिए हम इसको डीप फ्रीजर के अंदर जो है डालते हैं। सिमिलरली ये ओवन है। ये ओवन के अंदर हम सिलेंडर को डालते हैं ताकि हम देखते हैं कि सिलेंडर कहीं पिघलता तो नहीं है, सिलेंडर में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, वो देखने के लिए हम ओवन के अंदर जो देखते हैं। ये अलग अलग तरीके का मशीनरीज होती है जिसमें इसको जो ना अलग अलग तरीके का आप देख सकते हैं। इसमें जो ना ये हाइड्रोलिक प्रेशर चेकिंग करने के लिए मशीन है, और ये ड्रॉप टेस्टिंग है मशीन है, यानी कि ऊपर से अगर गिराएंगे तो सिलेंडर कहीं गिरने के बाद कहीं दिक्कत हो रहा है नहीं हो रहा है, ये ड्रॉप टेस्टिंग मशीन होती है। ऐसे मल्टीपल तरीके का जो है ये लेबोरेटरी है। लेबोरेटरी के अंदर जो ना ऐसे कई सारे तरीके का मशीन है। ये मशीन के थ्रू में हम लोग जो ना ये सैंपल जो पीसेस जो निकल के सैंपल पीसेस को हम इसके अंदर चेकिंग करते हैं। चेकिंग करके इसको सर्टिफाई करते हैं कि सिलेंडर जो ना इसी हिसाब में जो ना चल पाएगा, जो कि हमारा बिरिया इंडियन स्टैंडर्ड का मानक के आधार पर हम लोगों ने लाइसेंस लिया होगा, लाइसेंस के आधार पर सिलेंडर जो ना कंटिन्यूटी कर पाएगा, और उसका जो ना जो ये बिरिया इंडियन स्टैंडर्ड का जो कैलिब्रेशन जो चीजें जो ना उसको जो ना हम सर्टिफाई कर सकते हैं इसके थ्रू में। ये हम लोग का लेबोरेटरी है। लेबोरेटरी के थ्रू में हम लोग जो ना सारे फायर एक्सटिंग्विशर जो ना हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सही तरीके से काम करेगा नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो रिजेक्शन होगा, तो हम वो लॉट को ही पूरा रिजेक्ट कर लेते हैं। ये पूरा लॉट में से कोई 1-2 सिलेंडर आता है यहाँ पर टेस्टिंग होने के लिए। अभी हम आप लोग को जो ना फायर एक्सटिंग्विशर किस तरह से काम करती है और कौन सा आग के लिए किस तरह से जो ना काम करता है, किस तरह से हम लोग उसको प्रोसेसिंग करेंगे, और आग लगेगा तो हम किस तरह से प्रिकॉशंस लेंगे, और साथ में सेफ्टी के रिलेटेड का कई सारी इश्यूज जो ना इसी
जो ना ट्रेनिंग के दौरान जो ना हम समझाने के लिए प्रयास करेंगे। उम्मीद करेंगे ये चीज़ें इसको जो ना आप ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ये कभी ना कभी हो सकता है प्रोफेशनल ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फ्यूचर में कभी ना कभी ज़रूरत में आ जाएगी। क्योंकि आम जिंदगी में जो ना कभी आग जो ना हम लोग देख ही लेते हैं। मैं मेरा खुद का बचपन से जो ना आज तक जो ना कम से कम 10 से 15 जो ना आग लगते हुए मैंने खुद ने देखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को अगर मालूम रहेगा कि आग कैसे लगती है, आग लगेगा तो किस तरह से संसाधन करते हैं और किस तरह से हम लोग को सेफ्टी का मेजर लेना चाहिए, हम लोग को किस तरह का एक्टिव होना चाहिए, वो सारे चीज़ें जो ना हमारा जो ना ये दोस्त जो ना मिस्टर विनोद दहिमा जी है, विनोद दहिमा जी ने इसके बारे में जो ना पूरा आपको अच्छी तरह से ना समझाएंगे। आप ध्यान से जो ना सुन लीजिएगा और ध्यान रखिएगा, फ्यूचर में आपका जो ना कभी ज़रूरत में आएगा उसके हिसाब में आप ध्यान रख के जो ना आगे बढ़िएगा। थैंक यू। आज हम जो बात कर रहे हैं वो फर्स्ट एड के बारे में है। फर्स्ट एड क्या होता है? जब कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो हम इमीडिएटली क्या करते हैं? फर्स्ट एड करते हैं, डिटॉल लगाते हैं, कॉटन से साफ करते हैं, उसके बाद में हम डॉक्टर के पास जाते हैं। वो जो फर्स्ट एड जो है वह इसलिए है कि जब तक हम डॉक्टर के पास जाते हैं तब तक हमको कोई वायरस अटैक नहीं करे, इसलिए हम उसको फर्स्ट एड पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स बोलते हैं। ये पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है इट इज मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी। कहीं भी किसी भी जगह, दुकान, फैक्ट्री, मील, मॉल, होटल्स, सिनेमा हॉल्स, वेल्डिंग प्लेसेस, कहीं भी फायर एक्सटिंग्विशर्स इज मस्ट। जब तक मैं फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं लगाऊंगा, जब तक फायर एक्सटिंग्विशर्स इंस्टॉल्ड नहीं होगा, तब तक हमको एनओसी नहीं मिलेगा। प्लीज़, बहुत हम सोचते हैं चलो यार फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या है, लगाएंगे, अपना है, पहले काम कर लेते हैं उसके बाद में फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाएंगे। दिस इज बिकॉज लास्ट प्रायोरिटी आइटम। इसलिए आग जो है वह कभी बोल के नहीं आती है, कभी नहीं बोलती है, ना आपको बताती है, आपको हिंट देती है। जब कभी बुखार होता है तो आप क्या करते हो? बदन दर्दता है, अकड़ जाते हैं, माथा दर्द करता है, तो आप क्या सोचते हैं? अरे भाई हमको फीवर आने वाला है। तो आप क्या करते हो? डॉक्टर के पास जाते हो, टैबलेट खाते हो, नॉर्मल कर लेते हो। ठीक फायर एक्सटिंग्विशर्स का भी वही काम है। जैसे ही अभी आग लगेगी, फटाक से देखो, आप घर में बैठे हुए 5 मिनट बाद में एक दरवाजा खोल के देखोगे एक बिल्डिंग में भर 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 आग लग रही है। आग तो ऐसे नहीं लगी है। पहले हमको आग लगने के पहले हमको सिग्नल मिलता है। वह सिग्नल क्या चीज है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि फायर का जो डेडलाइन है वह 3 से 5 मिनट्स, 3 मिनट से 5 मिनट के अंदर में यदि आप उसको समझ नहीं लेते हो तब तक आग का जो रूप है वह बड़ा हो जाता है। और जब बड़ा होने के बाद में यह फायर एक्सटिंग्विशर जो है यह कुछ काम में नहीं आएगा। सबसे पहला इंडिकेशन हमको क्या मिलता है? जैसा मैंने आपको कहा, बुखार आने के पहले आपको क्या मिलता है? बदन दर्द, जॉइंट पेन, माथा दर्द, फिर ताप आता है। लगने के पहले आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? स्मेल। स्मेल मिलते ही आप अलर्ट हो जाओ।
स्मेल का मतलब आप समझते हो, एक कपड़ा जलेगा तो उसका गंध अलग आएगा, एक चिकन बना रहे हैं उसका गंध अलग आएगा, एक मछली बना रहे हैं उसका गंध अलग आएगा, एक टायर जल रहा है उसका गंध अलग आएगा। तो सबसे पहला चीज है स्मेल। नंबर सेकंड स्टेज इज स्मोक। जब स्मोक पैदा होती है उसके बाद 99% यू गेट श्योर कि आग लग गई है, आग जो है वह लग गई है। नाउ यू हैव टू बी कम इन एक्शन। उसीलिए बोला हूं 3 से 5 मिनट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा भी स्लिप किया माइंड, फिनिश्ड, भगवान भरोसे। नंबर लास्ट स्टेज इज फ्लेम। चिंगारी आपने देख लिया, बस अब खुद भूल जाइए, कम बैक, आप अपना स्टेप पीछे ले लो। और कभी ऐसा सरकमस्टांसेस आ जाए कि यदि आप मॉल में जा रहे हो, आग लग गई है, नेवर जंप ऑन फायर। कभी भी आग को देखने की कोशिश मत करो। नहीं, बहुत आदमी क्या होता है, बहुत से केसेस में क्या होता है, आग उधर लगी है, इधर भीड़ लग गया, हम चीरते जाएंगे, अरे काई झाला रे, काई झाला, फटाक से वो आग जो है आपके ऊपर आ जाएगी। सो नेवर जंप ऑन फायर। मेंटेन द डिस्टेंस फ्रॉम फायर टू योरसेल्फ, इट्स 5 फीट। 5 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करिए। पिकअप द फायर एक्सटिंग्विशर जहां भी इंस्टॉल किया हुआ है नियर बाय आपके प्रेमाइसेस में। पिकअप द फायर एक्सटिंग्विशर्स, कीप इट ऑन द फ्लोर। फिर मैं आपको 1 by 1 स्टेज बताऊंगा कि कैसे ओपन करना, कैसे यूज करना और कैसे डिस्चार्ज करना। लेकिन नेवर जंप ऑन फायर के ऊपर यदि आप जंप करते हो तो कभी भी हवा का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और आपको अटैक कर देगा। जैसे ही आपको स्मेल मिलता है, गेट सेट रेडी, दैट्स ऑल, लीव एवरीथिंग, छोड़ दो सब काम, स्विच ऑफ द मेन इमीडिएटली, खटक। किसी से पूछने का नहीं है कि हम सेठ से पूछेंगे, अरे बद्रू भाई ए स्मेल आवे छे, बंद करी नाखो, हाँ करी नाखो। नो, इमीडिएटली आपका काम है मेन स्विच बंद करना, सप्लाई को ऑफ करना, खटक। हम रास्ता में चलते हैं, बम्पर क्यों बनाते हैं? बिकॉज ऑफ स्पीड ब्रेकर, कि हम स्पीड ब्रेकर में रिलैक्स होंगे, उसके बाद में गाड़ी को स्पीड में लेंगे। सो दीज आर द प्रिकॉशन। सेफ्टी टिप आपको बताता हूं। जनरली क्या होता है, आग कैसे लगती है? आग हमारे कारण लगती है, भगवान ऊपर से आग नहीं भेजता है। हमारी गलती के कारण आग पैदा होती है। हम वो गलती नहीं करेंगे तो आग कभी नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। आज आप कोलावा में चले जाओ, 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, 100 साल पहले वायरिंग किया हुआ है। मंत्रालय में चले जाओ, 100 साल पुराना बिल्डिंग है, लेकिन वहां कभी आग नहीं लगती है। क्यों? बिकॉज मेंटेनेंस। जब तक आप मेंटेन नहीं करोगे कोई चीज को, इट इज गोइंग टू बी लैंडेड इन ए ट्रबल। सो नेवर इग्नोर, स्पेशली ऑन फायर। जनरली हम कहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां में क्या है, जब तक कि ईमेल नहीं आएगा तब तक वो हाथ नहीं लगाएगा। नहीं, हमको साहब ने ईमेल नहीं भेजा इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। अरे आपको अपनी जान बचानी है। हम प्रोवाइड किए किस लिए? फॉर सेफ्टी। इसलिए उसको हम यूज करेंगे तो हम प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं, लाइफ बचा सकते हैं, आपकी नौकरी बच सकती है।
यदि आप यूज नहीं किए तो आपकी नौकरी भी गई, कंपनी भी गया, आप बेघर हो गए. सो नेवर wait for anybody else till you have in case in fire extinguisher in your place. Use it. Okay? Any doubts? आप समझ गए? Never ignore. अभी हम आ रहे थे, बीच रास्ता में हम आ रहे थे, कोई सोचा अरे ठीक है, मोबाइल देखते देखते आंख लग गई. अब वो उसमें मैप चल रहा है, हम तो आगे चले जाएंगे ना. कितना फ्रिक्वेंस ऑफ सेकेंड, 1 सेकेंड में हम अपना रास्ता भूल जाएंगे. सो इसलिए सोचते हैं अरे चलो ठीक है. जनरली क्या होता है, 5 बजा ऑफिसेस में, अरे 5 बज गया, हाँ साहब मैं चलता हूँ, ठप ठप अपना बैग उठाया चल दिया. काहे, किस लिए? क्योंकि हमको नाला सुबारा का ट्रेन पकड़ना है. 5:05 का नाला सुबारा का ट्रेन पकड़ना है. मिस हो जाएगा तो मेरे को 7 बजे का ट्रेन मिलेगा. इसलिए वो क्या किया, अपना लैपटॉप वगैरह जो भी है सब कुछ वैसे ही ऑफिस में छोड़ के 5 बजे का ट्रेन पकड़ लिया. वो जो लैपटॉप छोड़ के गया, वॉचमैन नहीं जाएगा लैपटॉप बंद करने के लिए, क्योंकि इट्स योर प्रॉपर्टी. वह हीट होते 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 आग लग जाएगी. सो व्हेनेवर, बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है, आप 2 दिन के लिए पिकनिक गए हो, पूरी फैमिली के साथ पिकनिक चले गए, पिकनिक करके वापस घर लौटे हैं. सबसे पहले रात को 10 बजे घर आए, सबसे पहले मैडम आप क्या करेंगे घर में घुसते ही? हाँ, जोर से बोलिए ना. स्विच ऑन. क्यों करेंगे? अंधेरा है. आपको अपना घर का आइडिया मालूम नहीं है कि किधर सोफा है, किधर टॉयलेट है, किधर किचन है, मालूम है ना? यह सबसे बड़ी गलती है. घर में घुसते ही यदि आप स्विच ऑन करते हो, अनफॉर्चुनेटली कहीं गैस लीकेज रह गया तो जैसे ही स्विच ऑन करोगे, डप एक साउंड आएगा, उड़ के चला गया. क्या होगा? लोग बात क्या बोलेंगे? सिलेंडर ब्रस्ट हो गया. नो, इट्स नॉट सिलेंडर ब्रस्ट. सिलेंडर, ये सिलेंडर जो है CO2 जो सिलेंडर है वो 360 डिग्री टेम्परेचर में भी ब्लास्ट नहीं होगा. सो मिस्टेक इज दैट कि आप घर में घुसते के साथ जो स्विच ऑन करते हो. दरवाजा खोलो, वेट फॉर 2 सेकेंड, टेक ए लॉन्ग ब्रेथ. हाँ ठीक है, अभी इसको स्मेल नहीं आ रहा है. सीधा जाइए, विंडो खोल दीजिए, देन स्विच ऑन द लाइट्स. दिस इज द मिस्टेक. उसी के लिए आग लगती है. सो प्लीज डोंट डू दिस. कभी ऐसा हो गया, आप मॉल में जा रहे हो, आपको साइरन मिला, सबसे पहले आप क्या करोगे? कहाँ भागोगे आप? लिफ्ट के पास में, कि हाँ मैं जल्दी से जल्दी गेट के बाहर भाग जाऊं. सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है. उधर में मेन स्विच है, वो वॉचमैन जाएगा, टप से मेन स्विच ऑफ कर देगा, आप तो लिफ्ट के अंदर खड़े रह गए. नेवर यूज लिफ्ट. कभी भी कहीं भी साइरन मिला, यूज मत करिए लिफ्ट. टेक द स्टेयरकेस, सीढ़ी से चल के नीचे आ जाइए. स्टैंड इन द सेफ प्लेस. जब तक कि फायर ब्रिगेड नहीं आता है तब तक आप वहां से मत जाइए. नहीं तो क्या, अरे 5 बज गया, हमारा काम थक गया, चलो. जब फायर ब्रिगेड वाला आएगा, पूछेगा, मैनेजर साहब हाउ मेनी स्टाफ यू हैव इन दिस कंपनी? सर 100. ओके, काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7. अरे 99 है, 1% इज मिसिंग. वेयर? कहाँ गया 1%? 1% कहाँ है? कोई किसी को वो बोल के नहीं गया कि हमको नाला सुबारा का ट्रेन पकड़ना है. वो पकड़ के ट्रेन में चला गया. नाला सुबारा में 1 घंटे बाद में पूछता है, सर क्या हुआ सर, कंपनी चालू है कि बंद, आ जाऊं? बोले तुम कहाँ है बेटे?
मैं तो नाला सवार पहुंच गया हूं सर। बोला तुम्हारे लिए पूरा टमनी को तहस नहस कर दिया। फायर ब्रिगेड नॉट वेट, वो नहीं देखेगा कि एक आदमी मर रहा है मरने दो, नहीं, वो जब तक एक आदमी को नहीं खोज के निकालेगा तब तक वो अपना क्रिया चालू रखेगा। इसको तोड़ेगा, उसको भागेगा, उधर जाएगा, वो रास्ता बनाएगा, ये रास्ता बनाएगा, वो एक आदमी को खोज के निकालेगा। नेवर इन दैट केस, सपोज आप मॉल में भी है, सिनेमा हॉल में भी है, एक प्लेस में आके खड़े हो जाइए जहाँ की पार्किंग लॉट है, जहाँ सेफ पॉइंट है। जब फायर ब्रिगेड आएगा, बोलेगा ओके डिसमिस, नाउ यू ऑल कैन गो, फिर आप लोग निकल जाइए। ओके, दिस इज ए सेफ्टी टिप्स। नंबर फाइनल, आग कैसे बुझाई जाती है। थोड़ा सा टाइम लूंगा प्लीज। कभी आपको नहीं मिला होगा कभी ऐसा चांस कि आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करें, बट कभी ऐसा मिल गया तो कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि फायर एक्सटिंग्विशर ये ब्लास्ट हो जाएगा, ये बॉम्ब है, ये फट जाएगा। लोगों में क्या डर है, दहशत क्या है, अरे ये तो गैस है भाई, छू नहीं नती वो यूज कर तो बाबा, मैं नहीं यूज करूंगा भाई। वॉचमैन है, वॉचमैन को भी डर लगेगा, अरे भाई वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, है ना भाई, है कि नहीं। तो डरने की कोई बात नहीं है, कुछ भी डरना नहीं है। ये हम बनाए हैं सेफ्टी के लिए, हमारे सेफ्टी के लिए, आपके सेफ्टी के लिए। ना हाउ टू यूज द फायर एक्सटिंग्विशर्स, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार मैं फैक्ट्री में गया था, ऐसी ही लेक्चर क्लासेस देने के बाद में वही लेबर लोग आए, आग लग गया, बोला अरे आग लग गया, आग लग गया, क्या करूं क्या करूं। अरे वो तो आए थे ना कल साहब, बोले थे ना इसको लेके फेंक देने का, आग बुझ जाएगा। उसने क्या किया, बाटला उठाया, आग में फेंक दिया। बाटला तो यूज नहीं हुआ क्या, वो काला हो गया। काला हो के मेरे को फोन करता है, दाहिमा साहब आपने कल बाटला रिफिल करके दिया, सप्लाई करके दिया, वो तो साला चला नहीं, क्या बाटला सप्लाई किया आपने, आके जरा देख के जाइए। मैं भाग के वाड़ा आया, वाड़ा से वहाँ देखा कि भाई बाटला है। हम बोले कौन आदमी यूज़ किया था, वो बंदे को बुलाया, बोले क्या यूज़ किया था, कैसे यूज़ किया था। कुछ नहीं साहब, आपने बोला था ना इसको लेके ऐसे फेंक देने का, ऐसे यूज़ कर देने का, हमारे पास टाइम नहीं था, हम फेंक दिया कि यूज़ हो जाएगा। हम बोला बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा हुआ कि आप अपने मालिक के सामने ने कहा है, नहीं तो हम को इसमें जुर्माना भरना पड़ जाता। तो प्लीज रिमेंबर कि आग को कैसे ऑपरेट करना है और उसको कैसे बुझाना है। दैट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1। ओके, सो अभी हम आपको हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग कभी देखें सिक्योरिटी, आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले आती है। आग लगती है तो सबसे पहले किसको बुलाता है, सिक्योरिटी, आग लग गया, आपको आना है। इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कैसे सीखने का, कैसे यूज करने का। डरने का नहीं, मन से निकाल दो एक बार, मन से एक चीज निकाल दो, डरने का नहीं। जो आदमी फौज में जाता है वही जीतता है, उसको डर है कि यदि मेरे को गोली लग गई तो मैं क्या करूंगा, तो वो कभी युद्ध नहीं जीतेगा। ओके, सो हाउ टू यूज, हिंदी में बताता हूं, आप समझ जाओगे कैसे यूज किया जाता है। आप सामने आओ ना, पीछे क्यों है, आइए सामने आइए। आप तो बस कैसे यूज किया जाता है वो हम आपको बताएंगे। कौन सा यूज करना है, हाँ। अभी हम जो यूज करने जा रहे हैं उसका नाम है ड्राई केमिकल पाउडर, जिसको हम लोग अभी मल्टीपर्पज एक्सटिंग्विशर्स बोलते हैं।
ABC टाइप। हर एक्सटिंग्विशर पर ABC लिखा रहता है, यहाँ पे ABC लिखा हुआ है, ठीक है। हर एक्सटिंग्विशर्स पे ABC लिखा रहता है। स्टिकर है तो स्टिकर दो ना। ABC का मतलब क्या होता है? टाइप्स ऑफ फायर। फायर जो है, फायर ब्रिगेड, वह आग को क्लासीफाई में डिवाइड कर दिया है। क्लास ए फायर ऑर्डिनरी फायर बोलता है, पेपर, वुड, फैब्रिक्स, रबर, इस चीज़ में आग लगेगा तो हम उसको ए क्लास बोलते हैं। बी क्लास फायर ऑयल फायर, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, स्प्रिट, केमिकल्स, उसको हम बी क्लास फायर बोलते हैं। सी क्लास फायर इज गैसेस फायर, CNG, LPG, एसिटिलीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसको हम क्लास सी बोलते हैं। एक और होता है डी क्लास ऑफ फायर, दैट इज जनरली यू विल फाइंड अंडरग्राउंड, जैसे कोल माइन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, उस जगह में जो आग लगती है, स्टील हुआ, उसको हम क्लास डी फायर बोलते हैं। इसलिए हमने अभी मल्टीपर्पज एक्सटिंग्विशर यूज किया है ABC टाइप। तत्सल अभी आप भूल जाइए, आप पुराने जमाने से निकल के आ जाइए। एक वॉचमैन है, 5 क्लास पढ़ा हुआ है, उसको मैं बोलना है इसको यूज करना, बस यूज करना है, खत्म। गाड़ी चलाते हो तो सबसे पहले अटेंशन क्या होता है? ब्रेक मारो। वैसे ही है, आग लगी यूज करो। इसलिए इसको हम लोग मल्टीपर्पज एक्सटिंग्विशर्स बोलने लग गए हैं और इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ABC टाइप। आग लगने के पहले ये एक्सटिंग्विशर्स आपके वॉल में ऐसे टंगा रहता है। लिफ्ट करने का, नीचे रखने का, पहले डिस्टेंस मेंटेन करो। आग कहाँ पे लगी है? वहाँ लगी है, 5 फीट अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन करके सिलेंडर को रख दो। कंफ्यूज नहीं होना। जब आप मोबाइल चलाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? स्विच ऑन, देन नेट चालू करते हो, 2 मिनट स्क्रॉल करते हो। ठीक वही तरह से जैसे ही फायर एक्सटिंग्विशर्स आपके हाथ में आ गया, सबसे पहले यह सील जो है हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं, इसको हम सील बोलते हैं, जिससे कोई मिसयूज नहीं हो। आप कितना भी पटकोगे नहीं फटेगा, ठीक है। यहां से यहां पटक देगा, कुछ नहीं होगा। यदि ये सील नहीं रहेगा तो ये किसी भी समय ओपन हो सकता है। तो सबसे पहले क्या है, ये सील को तोड़ने का बहुत इजी है। ओके, लॉक खुल गया। उसके बाद में सेकेंड स्टेज, अनदर एक लॉक पिन होता है, इसको हम लॉक पिन बोलते हैं। ये लॉक पिन निकल गया, नाउ इट इज रेडी फॉर यूज। जब तक ये लॉक पिन रहेगा ये दबेगा नहीं। लॉक पिन निकाल दिए, एक्सटिंग्विशर्स को नीचे से पकड़ने का, यहां से नहीं पकड़ने का। नीचे वाला पकड़े, होस को अपना हाथ में पकड़े, यहां पकड़ने का होस, क्योंकि ये जब बाहर निकलती है, पाउडर जब बाहर निकलेगा तो 150 किलोमीटर स्पीड से पाउडर बाहर आएगा। और इसको
यहाँ से पकड़ेंगे तो ये क्या होगा, पाउडर का स्पीड से ही आपका मुंह में आ जाएगा। सो होल्ड इट एज, लास्ट पॉइंट। उसके बाद में आप आस्ते आस्ते फायर के आगे बढ़ोगे। आ जाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। आ गया। चलो सिर्फ नेक्स्ट। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स। ये ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे ही 68 डिग्री टेम्परेचर होगा, वह ये जो बल्ब है ये फट जाएगा और पाउडर इसके बाहर से निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड बल्ब। जैसे ही 68 डिग्री टेम्परेचर इसको टच करेगा, ये ब्लास्ट हो जाएगा। सो इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलर टाइप ड्राई केमिकल पाउडर। लगाओ। सो आप लोग ने देखा होगा कि कैसे आग बुझती है और किस तरह से आग लगती है और कैसे बुझाया जाता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी प्लीज ट्राई टू यूज सेम मेथड, जिससे आप आग के ऊपर में कंट्रोल पा सको और आग को बुझा सको। इफ एनीथिंग रिक्वायर्ड, एनी असिस्टेंस, please contact me. My name is Vinod Dahima. Thank you very much. थैंक यू।